हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेटर आर के राजवंशी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में बात करनी। इस वीडियो में हम लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज की को लेकर हम चलेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। यानी कि किसी को अगर इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है तो उसको लिए इंग्लिश का भी हम लोग उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रिस्पायरेशन, श्वसन होता क्या है। ठीक है, श्वसन के बारे में जानेंगे। तो रिस्पायरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी सेल। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का इनसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के अंदर, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम लोग रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ये देखिए 38 ATP है, ADP है और फास्फेट है 38 ATP, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जोड़ के इतना बनाया गया है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, रिएक्शन है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। तो हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब हिंदी में समझेंगे। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है। इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। इतना समझ में आया तो आपको आगे ले चलते हैं और बात करेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन के बारे में। इंटरनल रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एनर्जी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब हम हिंदी में समझेंगे इसको। अंतः श्वसन की प्रक्रिया हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन ATP के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता था, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है उसमें ऊर्जा खर्च होती थी और इंटरनल रिस्पायरेशन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करेंगे आर्गन सिस्टम, आर्गन रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन में या रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अपर रिस्पायरेटरी आर्गन, ऊपरी श्वसन अंग। पहला नोज या फिर नेजल कैविटी, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा लैरिंग्स, और दूसरा क्या बोलते हैं हम सो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि लोअर क्या है, निचले श्वसन अंग। अपर में नोज एंड नेजल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, ट्रेकिया है, इसमें टू ब्रोंकस है, ब्रांकियोल्स है, एल्बुलाई है और लंग्स। ये सारे हो गए लोअर में। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और ये ऊपर का हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अपर रिस्पायरेटरी आर्गन को डिटेल में समझेंगे, नोज या फिर नेजल कैविटी के बारे में। नोज इज पार्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट व्हिच इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। नासिका हमारे ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होती है या सीधे बाहरी वातावरण से जुड़ी होती है। आगे बात करेंगे फ्रंट ऑफ द नोज फाउंड 2 नोस्ट्रिल्स।
नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होती हैं विच इज इंटरनली कनेक्टेड विथ नेजल कैविटी। नासिका के बाहर 2 छिद्र होते हैं, इनके नासिका छिद्र कहते हैं, इनको नासिका छिद्र कहते हैं, या अंदर से नासिका गुहा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आगे ले चलते हैं आपको। आगे बात करेंगे इन साइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड गोबलेट सेल। दिस सेल प्रोड्यूस म्यूकस। नासिका के अंदर गोबलेट कोशिका पाई जाती है, यह कोशिका म्यूकस बनाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज दैट इट किल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये म्यूकस क्या करता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। व्हिच इंटर बाय ईयर, जो ईयर के साथ में इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। म्यूकस का मुख्य कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नासिका में प्रवेश करती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आगे हम ले चलते हैं आपको और बात करेंगे फायरिंग्स के बारे में, ग्रिसनी के बारे में। फायरिंग्स इज आल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू द लैरिंग्स। यह ऊपर वाले श्वसन तंत्र का भाग होता है। यह नासिका से हवा को लेकर स्वर यंत्र तक ले जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इट्स नॉर्मल लेंथ 12 से 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। फायरिंग्स ऑफ पार्ट ऑफ फायरिंग्स, फायरिंग्स के पार्ट कौन कौन? नेजोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स और लैरिंजोफायरिंग्स, ये तीनों पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ नेजोफायरिंग्स क्या है? नेजोफायरिंग। आगे बात करेंगे हम लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या होती हैं? लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, इसके वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स को स्वरयंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कीप सेपरेट फूड फ्रॉम एयरवे। यह भोजन को हवा के पाई से अलग रखने का कार्य करता है। ठीक है, अपर साइड ऑफ लैरिंग्स प्रेजेंट एपिग्लोटिस। जो अपर साइड होता है लैरिंग्स का, उसमें क्या होता है? एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। व्हेन फूड इंटर, जिसके द्वारा फूड इंटर होता है, देन इट ब्लॉक द ईयर एंड व्हेन ईयर इंटर इट ब्लॉक द फूड पाइप। ठीक है, इसको हिंदी में समझेंगे, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो। लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है जब भोजन अंदर या हवा के पाइप को बंद कर देता है। जब अंदर आता है हवा के पाइप को बंद कर देता है, और जब हवा आती है तब भोजन के पाइप को बंद कर देता है। यही एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। इसमें होता है ट्रैकिया और लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या होती है? जिसे हम लोग श्वसन नली भी बोलते हैं, श्वसन नली। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज अटैच्ड टू लैरिंग्स एंड लोअर पार्ट इज अटैच्ड विथ लंग्स। श्वसन नली ऊपर से स्वरयंत्र से जुड़ी होती है और नीचे तरफ से फेफड़ों से जुड़ी होती है, या फिर जुड़ी रहती है। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ मेनी सी शेप्ड कार्टिलेज। बहुत सारे सी शेप्ड कार्टिलेज होती हैं जिससे ट्रैकिया बनी होती है। श्वसन नली कई विभिन्न सी आकृति के कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। आगे हम बात करेंगे ब्रोंकी के बारे में। ब्रोंकाई क्या होता है? व्हेन ट्रैकिया इंटर इनटू लंग्स देन इट डिवाइडेड स्मॉल ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड ब्रांची। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है? जब यह श्वसन नली फेफड़े तक पहुंचती है तब यह छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इन शाखाओं को ब्रोंकी कहते हैं। अब 3 ब्रोंकी प्रेजेंट इन राइट लंग्स। जो 3 ब्रोंकी होती हैं वो किसमें प्रेजेंट होती हैं? दाहिने फेफड़े में। दाएं तरफ के फेफड़े में 3 ब्रोंकी नलिकाएं होती हैं। 2 ब्रोंकी प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। बाएं तरफ के फेफड़े में 2 ब्रोंकाई नलिकाएं होती है। आगे की तरफ बात करेंगे एल्वुलाई के बारे में। ठीक है,
एल्बुलाई इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्बुलाई क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है फेफड़े की, ठीक है। एल्बुलाई इज ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के तरह की एक संरचना होती है। एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, इसका क्या होता है? गैस एक्सचेंज में मेन हेल्प करता है। एल्बुलाई का जो कार्य होता है गैस को एक्सचेंज करने का होता है, ठीक है। एल्बुलाई अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में। लंग्स इज पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फील्ड कोन शेप्ड ऑर्गन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। फेफड़ों में जो फेफड़े जोड़ों में पाए जाते हैं और ये पूर्ण रूप से हवा से भरे होते हैं, कोन आकृति के होते हैं जो कि लोब्स में विभाजित होते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल प्लूरा, ठीक है, डबल प्लूरा। फेफड़े दो प्रकार के प्लूरल नामक परतों से ढके होते हैं। बिटवीन बोथ लेयर प्रेजेंट फ्लूइड, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दोनों लेयर के बीच में, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। राइट लंग्स हैज 3 लोब्स और लेफ्ट लंग्स 2 लोब। दाहिने फेफड़ों में 2 लोब 3 लोब्स होती हैं और बाएं वाले में 2 लोब होती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के मैकेनिज्म क्या है? लंग्स मैकेनिज्म इंक्लूड 2 स्टेप, ब्रीदिंग मैकेनिज्म और दूसरा एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये दोनों होती हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदनेस या फिर रेस्पायरेशन। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। इन दिस प्रोसेस एयर इंटर एंड आउट फ्रॉम द लंग्स नोन एज ब्रीदिंग। हवा का फेफड़ों में आना और बाहर चले जाना ब्रीदिंग कहलाती। आल्सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दिस प्रोसेस कंप्लीटिंग 2 स्टेप। यह प्रक्रिया 2 भागों में पूर्ण होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आगे की स्लाइड में बात करेंगे इंस्पायरेशन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस इंटर एटमॉस्फेयर एयर इनटू लंग्स बाय माउथ और नोज। इस प्रक्रिया में वातावरण की हवा नाक और मुंह के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, किसमें? इंस्पायरेशन में, ठीक है। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, इस प्रोसेस को इनहेलेशन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इनहेलेशन। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस लंग्स एयर पास आउट इन द एटमॉस्फेयर। इस प्रक्रिया में फेफड़े की हवा बाहरी वातावरण में निकलती है। एक्स मतलब बाहर की तरफ, इंस मतलब अंदर की तरफ। जब फेफड़ों में एयर अंदर की तरफ जाएगी तो इंस्पायरेशन बोलेंगे और जब बाहर की तरफ जाएगी तो एक्सपायरेशन बोलेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन, उसको इनहेलेशन कहा जाता है, इसको एक्सहेलेशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन एल्बुलाई ऑफ लंग, यह प्रक्रिया फेफड़ों की एल्बुलाई के अंदर होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंप्लीट इन 3 स्टेप, गैसों का आदान प्रदान 3 चरणों में पूरा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रिस्पायरेशन के माध्यम से, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा स्टेप था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। फर्स्टली इन एल्बुलाई ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ब्लड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब फर्स्टली सबसे पहले एल्बुलाई ट्रांसफ़र होता है, यानी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है ब्लड में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। सर्वप्रथम एल्बुलाई के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा रक्त में चली जाती है। इन ब्लड दिस ऑक्सीजन ट्रांसफ़र टू डिफरेंट टिश्यू बाय हीमोग्लोबिन। In blood this oxygen transfer to different tissue by hemoglobin। यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक चली जाती है। अब बात करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। नाउ ऑक्सीजन रिसीव्ड बाय सेल्स एंड अकर सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन को कोशिकाओं के अंदर ले लिया जाता है और वहाँ से सेलुलर रिस्पायरेशन प्रक्रिया होती है। अब क्या है अगला स्टेप? नाउ इन सेल्स आफ्टर सेलुलर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज और कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड।
अब सेलुलर रिस्पायरेशन प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अगला स्टेप हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू हार्ट बाय वेन। कार्बन डाइऑक्साइड जब वीनस के द्वारा पुनः हृदय में भेज दी जाती है। हार्ट क्या करता है? हार्ट सेंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ये फेफड़ों में हार्ट क्या करता है? जो ब्लड मिले कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भेज देगा, कहाँ पर भेज देगा? लंग्स में भेज देगा। किस लिए? फिल्ट्रेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। हृदय के द्वारा CO2 को फेफड़ों में भेज दिया जाता है। बाय लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम बॉडी, और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को ऐड करके बॉडी के अंदर ब्लड को भेजा जाता है। फेफड़ों के द्वारा अब CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, ये इतना हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, और प्रोसेस आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट में कमेंट करें और PDF को प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।